गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर होस्ट रोमन खान पुख्तनख्वा टेलीविज़न की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह आपको पता है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं और डिफरेंट मेहमान को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में। सियासी, समाजी, अस्करी और अब पड़ोस देश से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले वहाँ के डिप्लोमेट आते थे, फिर बाद में मिलिट्री लोग, फिर बाद में पॉलिटिशियंस, तो अभी वहाँ के जो लिखने वाले लोग हैं, कलमनिगार हैं, अब वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। मनदीप सिंह बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सर, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत मशकूर हैं सर आपके। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं आप, मिलिट्री हिस्ट्री भी रखते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं और आपके कुछ व्यूज़ हैं जो कि एक अस्करी वेबसाइट के ऊपर आप शेयर करते रहते हैं। तो कुछ व्यूज़ हमने भी जाने हैं और आज हमसे जानने की कोशिश करेंगे मजीद। जी, माजरा क्या चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच? बात यह है, चाइना एक जो है ना एक्सपेंशनिस्ट दौर की तरफ निकला हुआ है और ये हर किस्म की कुव्वत की तलाश में है। अस्करी कुव्वत तो पीछे आती है, ज्यादा इक्तिसादी कुव्वत की तलाश है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके तहत सीपेक को लाया गया है, तो उसकी भरपूर कोशिश है कि उनका कि ये कामयाब हो जाए। और एक तो ये है कि भी वो चाहते हैं कि जो सीपैक है और खासकर काराकोरम हाईवे है, ये इसको सेफगार्ड किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जो है ना अहम है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए सीपैक बहुत अहम है कि उनका जितना भी ये कच्चा तेल है जो मिडल ईस्ट से आ रहा है, तो वो अब तो ये जो एक मलाका स्ट्रेट्स का चौक पॉइंट है वहां से गुजर जाता है। तो अगर कोई खुदा न खास्ता जंग हो जाए तो जो उनके खिलाफ ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी, तो वो मलाका स्ट्रेट से उनकी सारी जो है ना वो तेल के जो जहाज हैं वो उनको टैंकर्स वगैरह को रोक सकते हैं। तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए वो उनकी ये है कि भी आप ये सीपैक के जरिए, ग्वादर बंदरगाह के जरिए और काराकोरम से ऊपर होते हैं काराकोरम हाईवे के जरिए जाके तो चीन में तेल लाया जाए। तो उनको उनकी कोशिश ये है कि वो उसकी हिफाजत के लिए ये हिंदुस्तान से जो है ना ये एक किस्म की जो है ना लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश है। उसके अलावा कुछ हिंदुस्तान से के ने भी जो ये अपना सरहद के साथ लगते इलाके हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है और कुछ फौजों में इजाफा भी हुआ है। तो वो सब चीजें उनमें आ जाती हैं कि भी ये उनको थोड़ा सा उनके भी अलार्म बेल्स बजी हैं बीजिंग में कि ये भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये बात है। और उसके अलावा इनके चीनों के हमेशा बहुत सारे मकसद होते हैं। तो ये जितने भी मकसद हैं उनको हासिल करने में ये एक उनकी कोशिश है और ये हमेशा ऐसे करते रहे हैं। ये सरहद के ऊपर वारदात वगैरह करके और कोशिश करते हैं कि भी ये जो जियो स्ट्रेटेजिक इवेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया। ठीक, हालात आपने अपने एनालिसिस में शेयर कर दी कि उनके ये मकासद है कि वो उनको गेट करे, खाम तेल हैं, इस रूट से जाकर सीपैक के साथ आपने लिंक कर दी, फिर आगे जो है ना ये फर्दर जाके अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट दोनों को बाकायदा से कवर करते हैं। सर, हालात आपके साथ जंग क्यों आए? मतलब है कि आपके साथ पार्टिकुलर जंग क्यों है? हालांकि आपके ज़ेरैन ताल्लुकात अच्छे रहे हैं आप तक, कुछ खास हद तक जंगी हुई है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस की कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस तरह कॉन्फ्लिक्ट तो चाइना और भारत के दरमियान नहीं है। तो ये सूरत हाल क्यों पेश आई कि अभी करीब 20 की कैजुअलिटीज, 20 इंडियन सोल्जर जो है ना
वो बॉर्डर के नहीं, वो ऊपर जो तो है ना लगे। एक तो वो तो सोचा समझा एक उनका मंसूबा था जिसके तहत उन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों पर हमला किया। उनकी कोशिश ये कि हिंदुस्तान को किसी तरह ह्यूमिलेट किया जाए और मतलब एक जो हिंदुस्तानी जो एक रहनुमाई है, जो हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप हाई कमांड है, उनको एक ये मैसेज देना चाहते थे। तो वो उनका तरीका ऐसे होता है। तो ये तो समझना चाहिए। आप आखिर 70 साल से हम उनके साथ नजिठ रहे हैं, तो ये तो इसका तो ख्याल होना चाहिए था कि ये जरूर होगा ऐसे। तो वो अपना उनका तरीका है, उस तरीके से बदलते नहीं है, हम उसी तरह से चलते रहते हैं। कोशिश होती है सरप्राइज करें, मगर उनके जो तरीके होते हैं, हथकंडे वही होते हैं। सही सर, अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ खास हद तक इंडिया की ट्रेटी को भी अंडर कंट्रोल में रखा है। हाँ, वो कुछ इलाकों में आगे बढ़े हैं। अब ये इनकी चल रही है, इस तरफ से हिंदुस्तानी फौजें भी आगे वहां पे सरहद पे तैनात हो गई हैं। तो एक स्टैंड ऑफ किस्म की हालात चल रही है वहां पे। तो कोशिश ये है कि भी फौजी जो कमांडर हैं उनके बीच में ये बातचीत के जरिए हल निकाला जाए कि वो कुछ इलाकों से पीछे गए हैं, मगर ज्यादा जहां पे खतरा है वहां पे वो अभी तक वहीं बैठे हैं। तो वो जो है ना, वो एक खतरा का बायस है। तो उनके काफी फौजी वहां पे, टैंक वगैरह भी उनके, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उनका तोपखाना, उनकी रॉकेट फोर्सेस वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह सारे वहां पे तैनात है। तो वो एक उनसे पेश आ रहा है भारत को। तो अब ये देखें कि ये बातचीत के जरिए क्या हल निकलता है। सही सर, आप ने बाकायदा से जिक्र भी किया कि वो अभी भी उनकी जो मिलिट्री तोपखाने हैं, आर्टिलरी, वो सब वहां पर मौजूद हैं। क्या यहाँ पर एक और जंग की दावत दे रहे हैं ये लोग, इंडिया चाइना आपस में, और साथ में उनके रीजनल एलाइज भी हैं, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया। इस तरफ पाकिस्तान डेफिनेटली सीपीए को कवर करने के लिए अपने दोस्त के साथ स्टैंड रखने के लिए ये डेफिनेटली स्टैंड चाइना के साथ रखेगा। तो ऐसा क्या है कि ये अफगानिस्तान की जंग के बाद जिस तरह ये पूरी रीजन जो है मुतासिर हो गई, क्या यहाँ पर एक और जंग होने जा रही है? क्या ये रीजन एक और जंग बर्दाश्त कर सकती है? देखिए जी, कोई भी रीजन जो है ना वो जंग बर्दाश्त नहीं करते। जंग के साथ तो मतलब एक जो ह्यूमन सफरिंग है उसका तो अंदाजा लगा नहीं सकते। उसके अलावा इक्तिसादी कितना नुकसान होता है, पैसे लगते हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है वो बर्बाद हो जाता है, उसको दोबारा खड़े करने में फिर पैसे लगेंगे। तो ये तो जंग तो कोई हल नहीं है। मगर बात यह है कि भी चीनियों की जो एम्बिशंस है वो इतनी ज्यादा है कि वो रूथलेस हो गए हैं अपने मंसूबों के हासिल करने के लिए। वो रूथलेस हो गए हैं, तो किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, वो 20 फौजियों को इन्होंने कैसे इन्होंने बेरहमी से मारा है। तो ट्रीटी जो है, इंडियन ट्रीटी को कवर करके रखा है। नहीं, वो ठीक है, इंसानी फौजी भी तैनात हैं और इस वक्त स्टैंड ऑफ की पोजीशन चल रही है। मगर तनाव तो है और कुछ ना कुछ छिटपुट वारदात अगर कोई हो जाए तो फिर ये बढ़ सकता है। मगर कोशिश मेरी तो यही उम्मीद है कि भी बात यहाँ तक ना आ जाए। मगर अगर नहीं हटेंगे, इलाके से नहीं आएंगे, तो फिर तो जरूर मेरा तो कहना है कि भी एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए, कि के बीच में आना चाहिए कि भी वो उनको इस इलाके से निकालना चाहिए या उनके इलाके पे कब्जा करो। ये तो है ही। या फिर जो एक ड्राफ्ट है उसमें आप ढील तो दे नहीं सकते, उसमें हाफ मेजर्स तो ले नहीं सकते। ठीक सर, जिस तरह हमने आपको एक बहुत शॉर्ट से टाइम के लिए बुलाया है सर, क्या आप ईरान के ऊपर कि आपकी अपनी एनालिसिस क्या है कि ईरान से इंडिया क्यों निकल गया चाबहार पोर्ट से, जो कि एक काफी मौसर प्रोजेक्ट नजर आ रहा था इंडिया के लिए। वो बता रहे थे कि यहाँ से हम पाकिस्तान को भी किक आउट कर सकते हैं और इस पोर्ट को कामयाब बनाने में सीपेक बिल्कुल लॉस हो जाएगा।
तो अभी आज खुद ही इस चीज को जो आप बाकायदा से एक आइडियल बना रहे थे, वो चीज आपके लिए दर्द-सरी बन रही है, इसकी क्या वजह है सर? चौबार बंदरगाह तो अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होनी थी, अब ईरान के लिए भी। ईरान की जो अपनी एक इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो भी वो एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग साथ करें, और ईरान का कुछ ये भी तो है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को काउंटर भी करते हैं। तो ये इस तरीके से था। अब ये अभी तो मैं इसकी एनालिसिस वगैरह कर रहा हूँ कि क्यों, क्या वजह है, क्यों ऐसा किया ईरान ने, क्यों ये अपना हुआ है। तो इसको देखना पड़ेगा अब क्या वजह है। ये कुछ जो एक कूटनीति है, जो खारजा पॉलिसी है, वो थोड़ी सी कुछ, मेरा मुझे लगता है जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिल रही। तो सोचना पड़ेगा, कई चीजें करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। और एक वन मैन शो जो है ना, वो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और हर लेवल पे, मिनिस्टर के लेवल पे, सेक्रेटरी के लेवल पे, जो ये अपना सफीर है, उनके लेवल पे तो काम करना पड़ेगा। एक भारतीय जो है ना खारजा नीति, वो वन मैन शो बन के नहीं रहनी चाहिए। सही सर, प्रोग्राम के आखिर एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्योंकि आज का जो सेगमेंट है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने कवर करके इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशन में आपको बाकायदा से एक लंबा सेशन बाकायदा से यहाँ पर आपको मदऊ करेंगे। सर, ये आखिरी सवाल में जरा इसके ऊपर जरा कमेंट कर ले। अफगानिस्तान में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे नजर आने लगी है जब से आप वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन हो गए हैं, और साथ में वहाँ के हालात अभी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं? तो इंडिया का क्या रोल एंड रिस्पॉन्स रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, जो अपने आप को वहां पर एक अच्छे शेप में देख रहा था कि हमारा एक बहुत अच्छा जोन बनने वाला है अफगानिस्तान, स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली? नहीं तो ये कोशिश, अब बात यह है कि भी सारे अंडे आप एक बास्केट में डाल दें तो फिर ये ऐसे फिर हालात हो ही जाते हैं ना। तो फिर ये आपको हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने चाहिए। आपने अगर अफगानिस्तान में आपने जो अपना सरकार थी, जो हुकूमत थी, उसके साथ आप थे, तो आपको थोड़ा बहुत ये तो तालमेल तो रखना चाहिए तालिबान के साथ। आखिर भारत में इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, और कई किस्म के यहाँ लोग हैं, तो उनको इस्तेमाल करके था, उनको तालिबान के साथ बात करते रहते वगैरह। और अगर वो हुकूमत में आते हैं तो फिर उनके साथ कुछ तालमेल होना चाहिए। तो ये अब और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी इक्तिसादी और अस्करी कुव्वत इतनी बढ़ानी चाहिए, जैसे अमेरिका की है या किसी वक्त बरतानिया की थी। और देखो छोटे पदर पे अगर आप देखो तो फ्रांस की इक्तिसादी और फौजी कुव्वत ऐसी है कि अफ्रीका के सारे देश या एशिया में बहुत सारे देश वो फ्रांस पे डिपेंडेंट है अपने काम करवाने के लिए। वो तो कितने सारे देशों में तो अफ्रीका में उनकी सरकारों ने, हुकूमतों ने फ्रांस के फौजियों को बुलाया है वहां पे उनको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये एक रोल जो मॉडल फ्रांस का अच्छा बन सकता है, तो इस तरह काम करना चाहिए। वो हर तरह के हर किस्म से, हर किस्म के लोगों से, हर धड़े से, हर जमात से बात कर लेते हैं। तो ये करना चाहिए। अगर आप बस एक ही तरफ चले तो फिर ये ऐसे जो है ना वो आपको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक सर, हम बहुत मशकूर हैं आपके यहाँ पर एक लिमिटेड सेशन में हमारे साथ गेस्ट होने के लिए। सर, हम इंशाल्लाह आने वाले सेशन में आपका बाकायदा से यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सेशन रखेंगे, और उसके लिए हम अपने मिलिट्री की भी कुछ एनालिस्ट है, हम उनको भी मदऊ करेंगे, और साथ में आपके कुछ कीमती एनालिसिस इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर है सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। एक हमारा आज का जो ब्रॉडकास्ट था ये एक टेस्ट भी था। आने वाले ब्रॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छे प्रोग्राम
एक अच्छे सेशंस की तवक्कुआत रखते हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। आने वाले सेशन में आपके साथ किसी और गेस्ट के साथ आपके अच्छे एनालिसिस हम शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।